Hello my dear students. Today we are going to see our next topic number 2.9, which is electrostatics of conductors. देखो, ये थियरी मैं आपको थोड़ा नीट लेवल पे पढ़ाऊंगा। मीन्स जो टेक्स्ट बुक में दिया है ये थियरी पर्टिकुलर ये थियरी जैसे मैंने बताया वैसे ही पढ़ना। टेक्स्ट बुक में इतना डिटेल में नहीं दिया और बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेजेस में दिया है। सो लेट्स सी। सपोज आई एम हैविंग अ कंडक्टर, which is placed in an electric field. मैंने क्या किया है, कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। अब ऑब्वियसली कंडक्टर है तो इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस भी होंगे। एंड इन चैप्टर नंबर 1 वी हैड सीन कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर पॉजिटिव चार्जेस रखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा ये डायरेक्शन में, रेडी। और नेगेटिव चार्जेस होता है व्हेन वी प्लेस अ नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड तो उस पर फोर्स लगता है ये डायरेक्शन में, रेडी। तो इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे। सो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। सो क्या होगा, जितने भी इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस हैं वो ड्यू टू दिस फोर्स उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और वो फोर्स की वजह से वो सरफेस पे आ जाएंगे। और नेगेटिव चार्जेस पे फोर्स लगता है ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन होती है ये, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, रेडी। सो व्हेन वी प्लेस अ कंडक्टर इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड दिस काइंड ऑफ थिंग हैपेंस। और चैप्टर 1 में हमने ये भी देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन। तो अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जनरेट होगा जिसको हम बोलेंगे ई डैश, रेडी। सो यहाँ पे एक टाइम ऐसा आएगा कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएंगे। ई डैश और ई डबल डैश इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएंगे। ये केस में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मीन्स टोटल फोर्स इज 0। टोटल फोर्स इज 0 दैट मीन्स अब जो भी चार्ज पार्टिकल सरफेस पे आ गए वो मूव नहीं करेंगे। मीन्स इन कंडक्टर चार्ज पार्टिकल्स which are lying on surface will never move। अब जो सरफेस पे आ गए वो कभी भी मूवमेंट नहीं करेंगे, रेडी। सो ये थ्योरी से हम कितनी प्रॉपर्टीज डिराइव कर पाएंगे। चलो, पहला, charge is induced on the surface of conductor। तो जब भी हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कंडक्टर की सरफेस पे चार्ज इंड्यूस होते हैं। अगर मान लो यही कंडक्टर को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा तो ये भी हमने चैप्टर 1 में देखा था कि कंडक्टर होता है व्हेन वी अप्लाई सम चार्जेस ऑन द कंडक्टर तो वो चार्जेस इक्वली सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट, इफ योर कंडक्टर इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉट प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज ऑलवेज इंड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर।
मतलब इसका दूसरा पॉइंट क्या होता है, टोटल चार्ज इनसाइड द कंडक्टर is always zero. Whether your conductor is in electric field or is not in electric field, सारे चार्ज सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. That's why total charge inside the conductor is always zero. Third, inside the conductor electric field is always जीरो. आपको बस ये प्रॉपर्टीज ही याद रखनी है, ये कुछ भी याद नहीं रखोगे चलेगा. यू हैव टू रिमेंबर ओनली दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज. अब हमने क्या देखा अभी कि कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट हो या नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड वाले एरिया में हो, चार्ज सरफेस में आउटसाइड होते हैं. मतलब अंदर कितने चार्ज होते हैं, ऑब्वियसली जीरो, क्योंकि सारे सरफेस पे आ गए. अब अंदर कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है, दैट मीन्स इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होता है. क्योंकि अंदर कोई चार्ज पार्टिकल ही नहीं है तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कौन करेगा. रेडी, चलो नेक्स्ट पॉइंट. इनसाइड द कंडक्टर टोटल चार्ज इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि सारे चार्जेस तो सरफेस पे आ गए हैं. फिफ्थ, outside of the conductor electric field is perpendicular to surface always. अब ये जो कंसेप्ट है उसको अच्छे से समझो. ये जो कंडक्टर के बाहर का जो एरिया होता है यहाँ पे, क्योंकि कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो. यहाँ पे लिखा है इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो. तो किसी भी कंडक्टर के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो. अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है, बट ये इनकी वजह से जो प्रोड्यूस हुआ है वो. बट अंदर एक्चुअली में प्रोसेस क्या होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोज करते हैं एक दूसरे को, और यहाँ पे टोटल जीरो हो जाएगा. यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो. सो किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होता है, जीरो. और बाहर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ऑलवेज कंडक्टर के परपेंडिकुलर होता है. ऑलवेज रिमेंबर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के परपेंडिकुलर होता है. अब मान लो जैसे कि ये पॉजिटिव चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, आउटवर्ड. तो ये कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस का परपेंडिकुलर भी कर्व होता है. यहाँ पे ऐसा ही होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड. रेडी. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द आउटर सरफेस, और अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, जीरो ही होता है. रेडी. 6th point. However, total electric field is zero inside total potential remains constant inside everywhere and equals to potential at surface. अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है. हाउएवर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो, हेंस अंदर जो भी पोटेंशियल है वो कैसा होगा, ऑलवेज रिमेन्स
कांस्टेंट, ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, इनसाइड एवरीवेयर, हर जगह पे अंदर पोटेंशियल कितना होगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ पी वी होगा हमारा कांस्टेंट। कैसा होगा हमारा वी? कांस्टेंट। कांस्टेंट और कितना? जितना सरफेस पे है उतना ही होगा। रेडी? तो ये 6 पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। अभी 7th पॉइंट में लिखवाता हूँ। चलो, सपोज द सेम कंडक्टर आई हैव, एंड इसके अंदर एक कैविटी है। व्हाट इज दिस? दिस इज द कैविटी एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड like this. रेडी? तो यहां पे देखो, अब ये कंडक्टर है जिसके अंदर छोटी सी कैविटी है, मतलब इतना पोर्शन कट किया हुआ है। सो इफ दिस कैविटी टाइप कंडक्टर इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन inside the conductor and also inside the cavity इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स जीरो। तो यहाँ कैविटी में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही रहेगा। ये हमारी 7th प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलो, नाउ इनसाइड द कैविटी ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, सो वी कैन से inside the cavity total charge is also zero। अब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो कैविटी के अंदर चार्ज भी कैसा रहेगा? जीरो। रेडी? चलो, अब यहां पे 8 प्रॉपर्टी। यहां पे ये जो प्रॉपर्टी है ना कि कंडक्टर के अंदर कैविटी है और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो भी कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही रहता है, ये पूरी फिनोमिना को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ये क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग? देखो, ये जो कंडक्टर है ना तुम्हारा, इमेजिन करो ये कंडक्टर तुम्हारी कार है, ये पूरी बॉडी जो है ना वो तुम्हारी कार है। बस ड्रॉ हो गई, कार समझ लो इसको। ठीक है, तो ये तुम्हारा कंडक्टर है और उसकी अंदर की स्पेस जिसमें तुम बैठो, सीट्स और वो सब लगी हुई होती है, ये है कैविटी। मान लो आप कार लेके जा रहे हो, डोर, वो जो विंडोज होती है, विंडोज डोर सब कुछ बंद है, कार इज टोटली सील्ड। मतलब ये सिर्फ ये ऐसा हो गया कंडक्टर और उसके अंदर कैविटी। अब बाहर क्या हो रहा है कि बारिश हो रही है और बिजली हो रही है, एंड सडनली अ थंडर स्ट्राइक्स ऑन टू योर कार। मतलब कार पे बिजली आती है तो मतलब बाहर क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। सो द केस इज लाइक दैट, कंडक्टर विथ अ कैविटी इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एग्जैक्टली द केस कि कार के ऊपर जब बिजली गिरती है तो कार के यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। बट अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग थियरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी ऑलवेज रिमेन्स जीरो, और अंदर कोई चार्ज भी होगा नहीं। सारा चार्ज कहाँ आ जाएगा? ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो अंदर आप कैविटी के अंदर आप बैठे हो, सो इनसाइड द कैविटी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इनसाइड द कैविटी टोटल चार्ज इज जीरो, तो आप सेफ रहोगे। सो किसी भी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड से सेफ करके रखना है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग थियरी बहुत यूजफुल होती है। रेडी? चलो, नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8,
इलेक्ट्रिक फील्ड at the surface of a charge conductor। मान लो कि ये मेरा एक कंडक्टिंग मटेरियल है, मीन्स ये क्या है मेरा कंडक्टर। अब कंडक्टर है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो या ना हो, चार्जेस कहाँ पे रहेंगे? सरफेस पे। चार्जेस रहेंगे सरफेस पे। एंड वी नो दैट कि कंडक्टिंग मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है? आउटसाइड ही होता है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? जीरो, है ना। यहाँ पे हमने लिखा था कि कंडक्टर के बाहर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है। और बाहर भी कैसा होता है? तो परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ कि ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा हर जगह पे कैसा है? परपेंडिकुलर। और अंदर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? जीरो है। नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। रेडी? ओके, सो फॉर दैट लेट्स अज्यूम a cylindrical pill box means kind of pillar। अब ये पिलर के दो एरिया है, एक है ये ऊपर वाला एरिया 1 और नीचे वाला एरिया 2। सो व्हाट वी से, लेट्स फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फर्स्ट एरिया। ये पहला जो सिलेंडर है उसका फ्लक्स फाइंड करते हैं। तो फ्लक्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है और इसका छोटा सा एरिया वेक्टर डी एस भी कैसा है? बाहर। सो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस ज़ीरो। कॉस ज़ीरो इज 1। सो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी एस। रेडी? चलो, तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई इंटीग्रेशन डी एस। सो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई इंटू एस। अज्यूम करो कि ये जो पूरा सरफेस है उसका फ्लक्स हो गया ई डॉट एस। रेडी? एंड वी नो दैट कि फ्लक्स फाई इज इक्वल टू समेशन क्यू बाय एप्सिलॉन ज़ीरो। सो चार्ज एनक्लोज बाय दिस पिल बॉक्स। सपोज कि ये पिल बॉक्स में जो टोटल चार्ज कवर्ड है वो है क्यू। सो क्यू बाय एप्सिलॉन ज़ीरो। तो यहाँ पे फ्लक्स की दो फॉर्मूला मिली। अब ये दोनों फॉर्मूला को इक्वेट करें तो ई डॉट एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन ज़ीरो। एंड वी नो दैट सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस। ये क्यू की वैल्यू मिली, वो क्यू की वैल्यू हम डालेंगे यहाँ पे। सो ई डॉट एस इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस बाय एप्सिलॉन ज़ीरो। एस एस इज कैंसल्ड। सो ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन ज़ीरो। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी कंडक्टर की सरफेस पे। अभी सेकंड सरफेस का तो हमने फ्लक्स और वो सब तो फाइंड किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि सेकंड सरफेस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, सेकंड सरफेस में कोई चार्ज ही नहीं है, और इनसाइड पोटेंशियल कितना है? कांस्टेंट। अब सेकंड सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ये वाला फ्लक्स जीरो हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं है तो ये वाला भी फ्लक्स जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटसाइड है और उसकी वैल्यू है ये। सो किसी भी कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो। रेडी? सो दीज आर द टोटल 8 प्रॉपर्टीज और ये आपको अच्छे से याद रखनी है। थोड़ा और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल पे जाए तो एक और 9th प्रॉपर्टी भी है। चलो, पे अटेंशन। अब तक हमने जो भी देखा था कि भाई ये कंडक्टर है एंड इनसाइड द कंडक्टर देयर इज अ
कैविटी जो हमने इमेजिन किया था, कैविटी में हमने कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं रखा था. नाउ इमेजिन वी प्लेस अ चार्ज पार्टिकल इन कैविटी. Ready? So due to this charge, what happened? Due to this charge, new charges will induced on the सरफेस ऑफ कैविटी. ये हमारी कैविटी है. अब कैविटी के अंदर कोई चार्ज रखोगे ना तो एक फिनोमिना होगी इसके अंदर. क्या फिनोमिना होगी? ड्यू टू दिस चार्ज कैविटी के सरफेस पे कुछ चार्जेस इंड्यूस होंगे. न्यू चार्जेस विल इंड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ कैविटी. रेडी? एंड also new charges will induced on the outer surface of conductor. ये हमारा कंडक्टर है. कैविटी के अंदर चार्ज रखने से कैविटी की सरफेस पे नए चार्जेस इंड्यूस हो गए और कुछ चार्जेस कंडक्टर के सरफेस पे भी नए इंड्यूस हो गए. कितने होंगे? बिटवीन दिस एरिया बिटवीन दिस सरफेस, यहां पे लिखता हूं, इन area between this surface electric field should remain 0. मतलब कंडक्टर के अंदर पर कैविटी के बाहर, मतलब ये एरिया जो मैंने डार्क पोर्शन किया ना, चार्जेस इंड्यूस होंगे पर कितने होंगे? ऐसे चार्जेस इंड्यूस होंगे कि ये जो एरिया है, इन द एरिया बिटवीन दिस टू सरफेसेस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड remains 0. रेडी? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितने रहने चाहिए? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा. ऐसे हमारे चार्जेस इसमें इंड्यूस्ड होंगे. ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, ये नीट का कंसेप्ट है ना. सो व्हेन एवर वी प्लेस अ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द कैविटी, तो कैविटी के सरफेस पे चार्ज इंड्यूस होंगे और कंडक्टर की सरफेस पे भी चार्ज इंड्यूस होंगे. कितने होंगे? ऐसे होंगे कि इनसाइड द कंडक्टर बट आउटसाइड द कैविटी. इनसाइड द कंडक्टर और आउटसाइड द कैविटी, मतलब उन दोनों के बीच का जो पोर्शन है वो पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 रहेगी. ऐसे चार्जेस इंड्यूस्ड होंगे. सो ये पूरा कंसेप्ट मैंने 9 आपको टॉपिक्स एक्सप्लेन किए हैं. थियोरी वाइज ये एग्जाम में कभी नहीं आएगा. ये थियोरी जो टेक्स्ट बुक में दी है एज थियोरी आती नहीं है, बट दिस 9 पॉइंट्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट, है ना. ये आपको समझ में आना चाहिए. सो नेक्स्ट हमारी ये थियोरीज को रटने भी मत बैठना. ये जो 9 पॉइंट्स है बस ये पॉइंट्स आपको याद रखने, पूरी की पूरी थियोरी रटनी नहीं है हमें. चलो नेक्स्ट है एग्जाम्पल 2.7. चलो तो एग्जाम्पल 2.7 ऐसे ही देख लेते हैं. अ कॉम रन थ्रू वंस ड्राई हेयर attracts small bit of paper. Why? What happens if the hair is wet or if it is a rainy day? Remember, a paper does not conduct electricity. देखो क्या होता है कि ड्राई हेयर पे जब हम कॉम्ब को घिसते हैं और घिसने के बाद, ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हो. जब आपके हेयर ड्राई हो तो एक प्लास्टिक का कॉम्ब लेना है और उसको बाल में ऐसे घिसना है. छोटे छोटे पेपर्स को यहाँ पे रखना है और कॉम्ब को उसके पेपर्स के पास रखना है, तो पेपर्स अट्रैक्ट हो जाएंगे. यही पूछा है कि वाई.
और वही एक्सपेरिमेंट आप वेट हेयर के साथ करोगे तो नहीं होगा। तो रीज़न ये है कि ड्राई हेयर में कॉम्बिंग करने से फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन से चार्ज इंड्यूस होता है। ये कौन से कंसेप्ट पे वर्क करता है? चैप्टर 1 में हमने स्टार्टिंग में देखा था ना कि किसी रॉड को फर के साथ ऐसे रब करते हैं तो चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं, वो इसमें होता है। दिस इज बिकॉज द कॉम्ब गेट्स चार्ज बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की इससे क्या होता है? चार्जेस इंड्यूस होते हैं। वेट हेयर में फ्रिक्शन नहीं होता। वेट हेयर में क्या होता है? फ्रिक्शन नहीं होता। सो ये पूरी प्रोसेस वेट हेयर में नहीं होती। इसको पढ़ लेना, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। राइट? ऑर्डिनरी रबर इज एन इंसुलेटर। आपकी कार का जो टायर होता है ना, उसका रबर इंसुलेटर होता है। बट स्पेशल रबर टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट आर मेड स्लाइटली कंडक्टिंग। वाई इज दिस नेसेसरी? प्लेन जो होता है ना, उसका टायर कंडक्टिंग बनाते, थोड़ा बहुत कंडक्टिंग बनाते, क्यों? तो जब हमारा फ्लाइट प्लेन जो होता है वो लैंड करता है, फ्लाइट जब लैंड करता है तो उसमें बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है। एंड मे बी पॉसिबल है कि फ्रिक्शन से क्या होता है? चार्ज जनरेट होते हैं। ये जो कॉम वाले में हुआ था ऐसा। तो फ्रिक्शन की वजह से रबर का जो टायर है, हो सकता है कि उसमें बहुत सारे चार्ज प्रोड्यूस हो जाए, इंड्यूस हो सकते हैं, और ये चार्जेस से फायर लग सकती है। अगर हम ये जो रबर है उसको कंडक्टिंग मटेरियल बना देते हैं तो जो भी चार्जेस इंड्यूस्ड हुए हैं सरफेस पे, वो सीधे सारे कहाँ चले जाएंगे? अर्थ सरफेस में, ग्राउंड में। तो ड्यू टू फ्रिक्शन चार्जेस आर इंड्यूस्ड ऑन द surface of a tire, but if the tire is made up of conducting material, all these charges are transferred to the ground. तो फायर से बच सकते हैं। रेडी? चलो, सी vehicles carrying inflammable materials usually have metallic ropes touching the ground during the motion. तो जो भी ट्रक्स जिसमें पेट्रोल या डीजल, कैरोसिन ऐसा सब होता है, तो उसमें भी एक है ना, एक रोप लगी होती है जो मेटल की होती है, और उसको हम ग्राउंड से टच रखते हैं, कांटेक्ट में रखते हैं। तो क्यों? सेम प्रोसेस। अगर कुछ चार्ज प्रोड्यूस हो गए ट्रक की मेटल में, चार्ज प्रोड्यूस हो गए, तो वो चार्जेस सीधा मेटल का ये जो रोप होता है उससे ज़मीन में सीधा ग्राउंडेड। इसीलिए, क्योंकि उसके टायर तो नॉन कंडक्टिंग होते हैं ट्रक के, तो इसीलिए जो फ्लेमेबल मटेरियल को कैरी करते हुए ट्रक होते हैं उसमें एक रोप होती है। यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि ये ट्रक होता है और यहाँ पे एक रोप होता है जो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे अगर कोई भी चार्ज इंड्यूस होता है तो वो चार्ज सीधा यहाँ से ग्राउंड में, तो फ्लेमेबल चीज़ है ना, तो उसको कैर करनी पड़ती है। A bird perches on a bare high power line and nothing happens to a bird. A man standing on the ground touches the same line and gets a fatal shock. Why? भाई मान लो कि ये वायर है और उस पर एक बर्ड ऐसे बैठा हुआ है, उसको शॉक नहीं लगता। बट इफ अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड व्हेन टचेस टू द वायर, इसको शॉक लगता है। रीज़न? तो शॉक लगता है मीन्स इसके अंदर से करंट पास होता है। तो टू पास करंट, पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी देयर। मतलब यहाँ पे तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वायर है ना, हाई पोटेंशियल है। और ग्राउंड मतलब ये क्या है? ग्राउंड मतलब लो पोटेंशियल। सो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो ही करंट अंदर से पास होगा। यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, वो हाई पोटेंशियल पे ही बैठा। अगर बर्ड का भी एक पैर यहाँ पे आ जाता, एक पैर यहाँ पे और एक पैर यहाँ पे, तो बर्ड को भी शॉक लगता। रेडी? सो ये है आपका टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल 2.7। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन मैसेज मी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।